नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव से लेकर अशोक चौहान तक, देखे राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने किस किस को बनाया प्रत्याशी। सोनिया गांधी ने राजस्थान में भरा नामांकन, राज्यसभा चुनाव में 20 फरवरी नाम वापसी की आखिरी तारीख। अशोक चौहान को भाजपा ने थमाया राज्यसभा का टिकट, सामना ने लिखा फ्लैट चुराने वाला चौकीदार बन गया। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपने कुछ और प्रत्याशियों की घोषणा की। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन को क्रमशः ओडिशा और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुजरात से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में पार्टी का दामन थामने वाले अशोक चौहान को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया है। गुजरात से प्रत्याशी बनाए जाने वालों में मयंक भाई नायक, डॉक्टर जशवंत सिंह और गोविंद भाई ढोलकिया भी शामिल है। महाराष्ट्र से अजित गोपछड़े, मेधा कुलकर्णी भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। पार्टी ने 15 राज्यों की 56 सीटों पर होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के मद्देनजर बुधवार को 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मध्य प्रदेश से भाजपा ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरुगन के अलावा उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुज्जर को उम्मीदवार बनाया है। वैष्णव और मुरुगन अगर चुनाव जीत जाते हैं तो राज्यसभा में यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। दोनों के चुनाव जीतने की प्रबल संभावना है। ओडिशा के सत्तारूढ़ बीजू जनता दल यानी बीजद ने वैष्णव को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। वर्ष 2019 में भी बीजद ने पूर्व IAS अधिकारी वैष्णव का समर्थन किया था। मध्य प्रदेश में भाजपा के पास 4 सीटें जीतने का दम है, जबकि कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। भाजपा शासित इस राज्य से 5 सीट रिक्त हो रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित 3 अन्य निवर्तमान भाजपा सांसदों में से किसी को भी पार्टी द्वारा फिर से नामित नहीं किया गया है। हालांकि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में शिक्षा मंत्री और उनके गृह राज्य ओडिशा से मैदान में उतार सकती है। माया नारलिया पार्टी की महिला मोर्चा की मध्य प्रदेश इकाई की अध्यक्ष है। उमेश नाथ महाराज धार्मिक एवं आध्यात्मिक नेता है, जबकि बंशीलाल गुज्जर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मुरुगन मूल रूप से तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। वहां से राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पास तमिलनाडु विधानसभा में पर्याप्त संख्या बल नहीं है। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि प्रधान के अलावा 2 अन्य केंद्रीय मंत्रियों भूपेंद्र यादव और राजीव चंद्रशेखर को भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। दोनों को राज्यसभा के मौजूदा दौर के लिए फिर से नामित नहीं किया गया है। प्रधान और यादव दोनों ही राज्यसभा का 2 कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर का यह तीसरा कार्यकाल है। ऐसी चर्चा थी कि वैष्णव भी अपने गृह राज्य राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि उन्होंने उच्च सदन में केवल 1 कार्यकाल पूरा किया है और ओडिशा कैडर के पूर्व अधिकारी के राज्य की बीजेद सरकार के साथ अच्छे संबंध है। ओडिशा में वैष्णव की जीत तो तय है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेद अध्यक्ष ने चुनाव में वैष्णव को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा की, जिससे उनकी जीत पहले से ही तय हो गई है। मृदुभाषी नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सहित कुछ प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व में सुझाव दिया था कि राज्यसभा सांसदों को कम से कम 1 प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने का अनुभव मिलना चाहिए। पार्टी में एक राय उभरकर सामने आई है कि अधिक से अधिक केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, खासकर उन्हें जो राज्यसभा में कम से कम 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हो। कब होगा राज्यसभा का चुनाव?
तो केंद्रीय मंत्रियों में से कुछ खास तौर से उन राज्यों से आते हैं जहां भाजपा चुनावी दृष्टि से मजबूत नहीं है। सूत्रों का कहना है कि स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के कारण पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में नहीं उतारेगी। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। पार्टी ने अभी गुजरात और महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों से अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं की है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला जो गुजरात से है तथा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जो महाराष्ट्र से है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला तथा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। राजधानी जयपुर में बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस ने सोनिया के नामांकन को पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया है। इससे पहले सोनिया गांधी बुधवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंची, जहां उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी मौजूद थी। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के नेताओं और विधायकों ने सोनिया गांधी का स्वागत किया। स्वागत के बाद सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया। जी हां, सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा में नामांकन दाखिल करने के लिए पहले ही तैयारियां पूरी हो चुकी थी। गोविंद सिंह डोटासरा ने सिविल लाइंस कार्यालय में सोनिया गांधी के नामांकन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर, डंगराराम रीटा चौधरी, भीमराज भाटी, शिमला नायक, गीत बरवाड़, कलप्रेमी भी मौजूद थे। सोनिया गांधी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की स्वागत के बाद राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले सोनिया गांधी ने विधायक दल की बैठक भी ली। सोनिया जी के नामांकन से राज्यसभा में बल मिलेगा। जी हां, ये कहा है डोटासरा ने। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान विधायक दल की बैठक में कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। डोटासरा ने संबोधन में कहा कि सोनिया जी के राजस्थान में नामांकन दाखिल करने से पार्टी काफी उत्साहित है। इससे कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा और उनके राज्यसभा में जाने से कांग्रेस को पार्टी को काफी बल मिलेगा। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें जिताने के लिए कांग्रेस अपनी जान लड़ा देगी। मनमोहन सिंह की सीट खाली होने पर सोनिया ने भरा नामांकन। जी हां, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। मनमोहन सिंह ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके कारण पार्टी अब उनकी जगह पर सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेज रही है। वर्तमान समय में सोनिया गांधी अपनी परंपरागत लोकसभा सीट रायबरेली सीट से सांसद है, लेकिन उनके राज्यसभा में चुने जाने के बाद रायबरेली सीट खाली हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी की सीट पर उनकी बेटी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा जा सकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के शामिल होते ही भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का टिकट थमा दिया है। कुछ साल पहले आदर्श घोटाले में नाम आने के बाद बीजेपी उन्हें जेल भेजने की बात करती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए भगवा दल हर संभव कोशिश कर रहा है। इस बीच शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, जिस अशोक चौहान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आदर्श घोटाले का आरोप लगाया था, वह भ्रष्ट चौकीदार भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर स्वच्छ चौकीदार बन गया। आगे आपको बताएंगे सामना के लेख का अंश। भारतीय जनता पार्टी को मोदी और शाह ने तोड़कर खत्म कर दिया है। उन्होंने भाजपा को ही कांग्रेस बना दिया और कांग्रेस को अमर कर दिया। मोदी ने साबित कर दिया कि कांग्रेस के बिना भाजपा देश नहीं चला सकती। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया। अब की बार 400 पार, यह मोदी की गर्जना इसी अभियान का एक हिस्सा है। बेशक भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटों वाली दिल्ली अभी बहुत दूर है। अन्य दलों के शक्तिशाली भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर भी वे बमुश्किल 200 का आंकड़ा पार कर सकेंगे, ऐसा माहौल है।
इसी घबराई हुई अवस्था में भाजपा रोज दूसरी पार्टियों के भ्रष्टाचारियों को अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और वह भाजपा की वॉशिंग मशीन में गए हैं। पहले पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करने की परंपरा थी, अब भाजपा की वॉशिंग मशीन में ही गंगोत्री बन गई है। कांग्रेस ने अशोक चौहान और उनके परिवार को देने में क्या कमी की थी? उनके पिताश्री शंकरराव चौहान 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले वह वर्षों तक मंत्री रहे। उन्होंने केंद्र में वित्त, रक्षा और गृह जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। अशोक चौहान लंबे समय तक मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनके खून में कांग्रेस थी, फिर वही चले गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने टिप्पणी की है कि जो लोग किन्हीं कारणों से असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें वैचारिक निष्ठा के बजाय भाजपा का धुलाई यंत्र आकर्षित करता है। अशोक चौहान की प्रेरणा से मुंबई के समृद्ध इलाके कफ परेड में शहीद सैनिकों के लिए आरक्षित भूखंड पर एक ऊंचा टावर खड़ा हुआ। मूल भवन 5-6 मंजिल का ही तैयार होने वाला था। अशोक चौहान की कृपा से उस पर 32 मंजिलें खड़ी हो गई। इसमें करोड़ों का लेन देन हुआ। ये सभी मामले सीबीआई के पास गए। कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कई राजनेताओं ने उस इमारत में निवेश किया। खुलासा हुआ कि उसी आदर्श बिल्डिंग में अशोक चौहान और परिवार के 5-6 फ्लैट है। उस वक्त भाजपा ने भारतीय सेना के शहीदों की विधवाओं के फ्लैट हड़पने का मामला उठाया था। अशोक चौहान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तब प्रधानमंत्री मोदी खुद नांदेड़ आए थे और भावनात्मक शब्दों में उन्होंने कहा था कि अशोक चौहान ने आदर्श घोटाले में शहीदों का अपमान किया। शहीदों का अपमान हुआ है, ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने कहा था कि शहीदों का अपमान करने वाले को माफ मत करना। मुंबई के आदर्श गृह निर्माण सोसाइटी के कारगिल शहीदों की विधवाओं के फ्लैट्स जिन्होंने चुराए और ये फ्लैट्स जिन्होंने अपनी सास साली के नाम पर करवा दिया है, वह अशोक चौहान चौकीदार कैसे हो सकते हैं? आप किसी चौकीदार के हाथ में देश सौंपने वाले हो? देश को इन सवालों का जवाब चाहिए। ऐसा उस वक्त मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सुनाया था। तो अब क्या हुआ? क्या शहीद जवानों की विधवाओं को फ्लैट चुराने वाला भ्रष्ट चौकीदार आज भाजपा की वॉशिंग मशीन में आकर स्वच्छ चौकीदार बन गया है? कल आपने कांग्रेस नेतृत्व से सवाल पूछा था, आज देश की जनता आपसे वही सवाल पूछ रही है। संसद सत्र में मोदी सरकार ने यूपीए काल के वित्तीय घोटालों पर श्वेत पत्र जारी किया। उस श्वेत पत्र में अशोक चौहान टावर के आदर्श घोटाले का विशेष रूप से उल्लेख है। तो जिन शहीदों के लिए भाजपा ने उनके अपमान किए जाने का हल्ला मचाया, वह झूठा था या फिर भाजपा ने शहीदों को ही अपने वॉशिंग मशीन में डालकर उनकी शहादत के रंग मिटा दिए? गले की नसें फाड़कर देवेंद्र फडणवीस चिल्ला रहे थे कि अशोक चौहान लीडर नहीं बल्कि डीलर है। आज इस डीलर के शहीदों का अपमान करने वाले के स्वागत की कमान पर पताकाएं चिपकाने का काम फडणवीस मोदी को करना पड़ रहा है। भाजपा की बड़ी हार की यही गारंटी, भाजपा की बड़ी हार की यह गारंटी है, शहीद भाजपा को माफ नहीं करेंगे। यूएई के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अबू धाबी में बने पहले मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस भव्य मंदिर को बनाने की शुरुआत खुद पीएम मोदी की गुजारिश पर हुई थी। प्रधानमंत्री ने अलान मोदी कार्यक्रम के दौरान खुद बोचांसवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS के बनाए इस शानदार मंदिर की कहानी बताई। पीएम मोदी ने बताया कि साल 2015 में उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति और अपने भाई नेहान से इस मंदिर के लिए जमीन देने की गुजारिश की थी। इस पर यूएई के राष्ट्रपति ने तुरंत एक पल भी गवाए बिना हाँ कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जिस जमीन पर तुम लकीर खींच दोगे मैं वो दे दूंगा। अब इस इस्लामिक देश में मंदिर बनने की चर्चा पूरी दुनिया में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम अल्हान मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों में यूएई की ये मेरी 7वीं यात्रा है। यूएई के राष्ट्रपति नहान आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी, उनका अपनापन वही था। यही बात उन्हें खास बना देती है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी
खुशी है कि हमें भी 4 बार भारत में उनका स्वागत करने का अवसर मिला। कुछ दिन पहले ही वो गुजरात आए थे, तब वहाँ लाखों लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए सड़क के दोनों ओर जमा हो गए थे। वो जिस तरह से यूएई में आप सभी का ध्यान रख रहे हैं, वो जिस तरह से हितों की चिंता करते हैं, वैसा कम ही देखने को मिलता है। इसलिए उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए वो सारे लोग घरों से बाहर निकल आए। हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बना। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2015 में उनके सामने आप सब की ओर से अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव मैंने रखा। राष्ट्रपति नहान ने तत्काल इसके लिए हाँ कर दिया था। उन्होंने कहा कि अबू धाबी में भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में जिस पहले हिंदू मंदिर का बुधवार को उद्घाटन वो करने वाले हैं, वैज्ञानिक तकनीकों और प्राचीन वास्तुकला विधियों का उपयोग करके ये मंदिर बनाया गया है। दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के समीप स्थित बोचासन निवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS द्वारा निर्मित यह हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस मंदिर के तापमान मापने और भूकंपीय गतिविधि पर नजर रखने के लिए उच्च तकनीक वाले 300 से अधिक सेंसर लगाए गए हैं। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का उपयोग नहीं किया गया है और नींव को भरने के लिए उड़न राख यानी फ्लाई ऐश यानी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से निकलने वाली राख का उपयोग किया गया है। इस मंदिर को करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मंदिर प्राधिकारियों के अनुसार इस भव्य मंदिर को शिल्प और स्थापत्य शास्त्रों में वर्णित निर्माण की प्राचीन शैली के अनुसार बनाया गया है। शिल्प और स्थापत्य शास्त्र ऐसे हिंदू ग्रंथ हैं जो मंदिर के डिजाइन और निर्माण की कला का वर्णन करते हैं। गंगा और यमुना का पवित्र जल बह रहा। जी हाँ, BAPS के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहरी दास ने कहा, इसमें वास्तुशिल्प पद्धतियों के साथ वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। तापमान, दबाव और गति यानी भूकंपीय गतिविधि को मापने के लिए मंदिर के हर स्तर पर उच्च तकनीक वाले 300 से अधिक सेंसर लगाए गए हैं। सेंसर अनुसंधान के लिए लाइव डेटा प्रदान करेंगे। यदि क्षेत्र में कोई भूकंप आता है तो मंदिर इसका पता लगा लेगा। मंदिर के निर्माण प्रबंधक मधुसूदन पटेल ने कहा कि हमने मंदिर में गर्मी प्रतिरोधी नैनो टाइल और भारी ग्लास पैनल का उपयोग किया है, जो पारंपरिक सौंदर्यात्मक पत्थर संरचनाओं और आधुनिक कार्यक्षमता का मेल है। संयुक्त अरब अमीरात में अत्यधिक तापमान के बावजूद श्रद्धालुओं को गर्मी में भी इन टाइल्स पर चलने में दिक्कत नहीं होगी। मंदिर में अल्लोह सामग्री का भी उपयोग किया गया है। मंदिर के दोनों ओर गंगा और यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे बड़े बड़े कंटेनर में भारत लाया गया था। मंदिर प्राधिकारियों के अनुसार जिस ओर गंगा का जल बहता है, वहां पर एक घाट के आकार का एम्फीथिएटर बनाया गया है। भारतम निगंडे अर्थ अभिमानिकुन्नो उंगलई पार्तो भारतम पेरू मई पड़गिरदो। भारता निम्मा बग्गे हेम्मे पड़ुत्तदे। मी पई भारत देशम गर्विस्तोंदी। रेवेन्यू लीकेज के मामले में सरकार सख्त हो गई है। ऐसी खबर मिली है कि कई लोग तंबाकू से खैनी, गुटखा, पान मसाला या ऐसे ही सिमिलर प्रोडक्ट की पैकिंग मशीन से करते हैं, लेकिन GST विभाग के पास मशीन रजिस्टर नहीं कराई है। ऐसे कारोबारियों पर अब भारी जुर्माना होगा। जी हाँ, ये फैसला 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने दी है। इस साल अंतरिम बजट के बाद राजस्व सचिव ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तंबाकू विनिर्माण उद्योग में रेवेन्यू लीकेज रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया। विशेष रूप से वित्त विधेयक 2024 ने केंद्रीय GST अधिनियम में कुछ बदलाव किए, जिसमें पंजीकृत नहीं होने वाली प्रत्येक मशीन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके अतिरिक्त मानक का अनुपालन न करने पर कुछ मामलों में जब्ती भी हो जाएगी।
पिछले साल जीएसटी काउंसलिंग की सिफारिश पर कर अधिकारियों ने तंबाकू निर्माताओं द्वारा मशीनरी को पंजीकृत करने की एक विशेष प्रक्रिया के बारे में एक अधिसूचना जारी की थी। संशोधन में कहा गया कि नई पैकिंग मशीनों के साथ साथ मौजूदा पैकिंग मशीनों और इनकी पैकिंग क्षमता का विवरण फार्मा जीएसटी SRM 1 में प्रदान किया जाना चाहिए। संशोधन में कोई जुर्माना शामिल नहीं था। गुजरात की डायमंड सिटी की प्रतिष्ठित हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी ने गुजरात में खाली हुई राज्यसभा की 4 सीटों के लिए गोविंद ढोलकिया को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा में बीजेपी के संख्या बल को देखते हुए राज्यसभा चुनाव को औपचारिकता मात्र माना जा रहा है। पार्टी के चारों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। गोविंद ढोलकिया पिछले महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी, तब गुजरात के डायमंड किंग गोविंद ढोलकिया सुर्खियों में आए थे। उन्होंने राम मंदिर के लिए 11 करोड़ रुपए की धनराशि दान की थी। गोविंद ढोलकिया प्रसिद्ध राम कथाकार मुरारी बापू के फॉलोवर माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनका 2 दशक से अधिक पुराना परिचय है। गोविंद ढोलकिया ने सिर्फ 7 तक ही पढ़ाई की है। नौकरी छोड़ खुद बने डायमंड किंग। जी हाँ, 7 नवंबर 1947 को ग्राम दुधाला में जन्मे गोविंद ढोलकिया काका के नाम से मशहूर है। उन्हें सूरत को डायमंड कैपिटल बनाने का श्रेय दिया जाता है। वे श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट हीरा कंपनी के मालिक है। उन्होंने 1964 में सूरत से करियर शुरू किया था। शुरुआत में हीरे की कटाई और पॉलिशिंग पर वो काम करते थे। कुछ सालों बाद उन्होंने एक और दोस्त के स्वतंत्र रूप से एक साथ काम करने का फैसला किया। इसके बाद श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट कंपनी बनाई। कच्चे हीरे के व्यापारी हीरा भाई वाडीवाला के साथ कारोबार शुरू किया। पॉलिश करने के बाद कच्चे हीरे वजन के हिसाब से 34% तक दिखाई देते हैं। बताते हैं कि 0 से करोड़ों का सफर तय करने वाले गोविंद ढोलकिया ने बिजनेस करने के लिए 410 रुपए उधार लिए थे। इसके बाद उन्होंने हीरे के कारोबार में कूदने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोविंद ढोलकिया मूल रूप से गुजरात अमरेली जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपने पितृ गांव दुधाला में लगभग 850 परिवारों को सोलर पैनल रूफटॉप गिफ्ट किए हैं। इसी के साथ दुधाला देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जो बिना किसी सरकारी सब्सिडी के 100% सौर ऊर्जा से संचालित होगा। गोविंद ढोलकिया ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के संघर्ष का जिक्र किया है। उनकी आत्मकथा डायमंड और फॉरएवर सो आर मोरल्स के नाम से प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने बताया कि डायमंड की पहली बिक्री से उन्हें 920 रुपए मिले थे। किसान परिवार में जन्मे गोविंद ढोलकिया परिवार में 7 भाई बहन हैं। ढोलकिया के जीवन पर राम कथाकार मुरारी बापू की शिक्षाओं का काफी गहरा प्रभाव है।